Hello everyone, so welcome back to Canvas classes and let's get started with our DPP discussion session. ठीक है, चलिए आई होप आप सबने DPP सॉल्व कर लिया होगा. नहीं किया है तो खजूरों कर लेना होता है समय से. ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए. चलिए, आसान से क्वेश्चन है और हम 1 मिनट मैक्सिमम देने पर क्वेश्चन. तो इट्स नॉट अबाउट कि क्वेश्चन कैसे हैं कैसे नहीं है, आपको 45 मिनट के अंदर अंदर ये DPP सॉल्व करनी होती है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान मिलेंगे, कुछ आपको मॉडरेट टफनेस के मिलेंगे. द क्वेश्चन इज स्पीड. ठीक है, टफनेस यहां पर टेस्ट नहीं कर रहा मैं, आपके डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट्स को यहां पर चेक नहीं किया जा रहा है, आपकी स्पीड मेजर की जा रही है यहां पे. ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट while solving the DPP problems. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम. तो यहां पर आपको दिख रहा है कि क्लियरली इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी यहां पे है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहां पे है. डेल्टा एच आपका कितना है, 15, ये 40, तो कितना आ जाएगा 25, राइट. तो एंथैल्पी चेंज कितना आ जाएगा, -25. फर्स्ट का ये ऑप्शन. चलिए, सेकंड क्वेश्चन, सीवी वैल्यू फॉर द मोनोटॉमिक एंड डायटॉमिक. सीवी कितना होता है, 3/2r एंड 5/2r. तो बी ऑप्शन. पता है, तो रटी होती है ना ये, बिल्कुल एग्जैक्टली याद होती हैं. क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कितना होता है भैया, डेल्टा जी कितना होता है, 0 होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर. तो सी ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 4, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग. रिवर्सिबल का अभी हमने पढ़ा भी था थ्योरी में और 21 क्वेश्चन में भी किया था, है ना. रिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स आपका 0 होता है, तो 4 का डी. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट. देखिए, पहला तो आपका फॉर्मूला है, दूसरा उसी फॉर्मूले का एक और रिप्रेजेंटेशन है, तीसरा भी उसी फॉर्मूले का एक और रिप्रेजेंटेशन है. तो ऑल आर करेक्ट. तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. चलिए, 5 क्वेश्चन तो मतलब आई थिंक 1 मिनट में सॉल्व हो गए. क्वेश्चन नंबर 6, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आपको दिए गए हैं. देखिए, तो डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी गई है 30.56 किलो जूल पर मोल. तो किलो जूल का ध्यान रखना कि जूल में दिया है या किलो जूल में दिया है ना. यूनिट्स की यहाँ पर कई बार बच्चे गलती करते हैं. एंड डेल्टा एस आपको 66 जूल पर केल्विन पर मोल. देखिए, तो यहाँ पर जूल है, वहां पे किलो जूल है, तो 1000 वाला जो फैक्टर उसको ध्यान में रखना जब आप कैलकुलेशन करेंगे. द टेम्परेचर एट विच द फ्री एनर्जी चेंज विल बी 0. देखिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इसको बोला जा रहा है कि 0 कब होगा ये, तो 0 तब होगा व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. तो डेल्टा एच आपको पता है, राइट. डेल्टा एस भी आपको पता है, तो बस टेम्परेचर आप यहां से निकल जाएगा सॉल्व करके. तो 6 का आंसर आएगा बेटा आपका ए ऑप्शन, 463 केल्विन. देन क्वेश्चन नंबर 7, द फ्री एनर्जी एंड द एंट्रोपी चेंज इन किलो जूल फॉर 1, मतलब पर मोल, मतलब फॉर 1 मोल व्हेन लिक्विड वाटर बॉइल्स एट 1 atm आर रिस्पेक्टिवली. पानी अगर 1 atm पे बॉयल हो रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट पे उसका डेल्टा जी पूछ रखा है और डेल्टा एस पूछ रखा है. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर इतना है पर ग्राम और हमें पूछा है पर मोल. तो पर ग्राम इतना है, तो पर मोल कितना आ जाएगा, 2.0723 इंटू 18 किलो जूल पर मोल. और डेल्टा एस का फॉर्मूला आपको पता ही होता है, डेल्टा एस कितना हो जाएगा, वेपराइजेशन है ना, डेल्टा एस वेपराइजेशन कितना हो जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. तो डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना आ जाएगा, 2.0723 इंटू 18 डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट कितना बेटा इसका, 373 केल्विन. ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. और एक बार डेल्टा एस आ गया तो डेल्टा जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. दैट इज सिंपल. तो बेटा जब जब पानी बॉईल हो रहा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है. बॉइलिंग पॉइंट पे H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O वेपर या गैस, राइट. तो आप अगर आप ये करेंगे ना, कैलकुलेट भी करेंगे कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये जो आपका डेल्टा एच है ये एग्जैक्टली है किसके बराबर, टी इंटू डेल्टा एस के बराबर ही तो है. डेल्टा एच इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस, तो ये वैसे ही 0 आएगा. तो उसको सॉल्व करने की टाइम बर्बाद मत करना, पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी आपका 0 होता है. तो दैट वाज, तो ये तो कंफर्म था कि भैया फ्री एनर्जी और एंट्रोपी में फ्री एनर्जी 0 है, तो पहली चीज 0 होगी. तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो आंसर ए या डी में से होना था. ठीक है, अब देखो ए आंसर क्यों नहीं हो सकता बेटा, फ्री एनर्जी आप डेल्टा एस आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डेल्टा जी को 0 करना है और डेल्टा एस 0 हो गया, फिर डेल्टा एच को भी 0 होना पड़ेगा. ये तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे. तो मतलब डेल्टा एस नॉन 0 तो आएगा, तो ऑप्शन डी.
तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट एंट्रोपी चेंज इज इन्वॉल्व इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल के लिए आपको पता है फॉर्मूला, डेल्टा एस इन आइसोथर्मल इज इक्वल टू एन आर नेचुरल लॉग V2/V1। और यहाँ पर आपको दोनों मतलब देखिए एन भी दिया हुआ है 5 मोल और 10 लीटर 100 लीटर, ये भी पता आपको V2 आपका 100 लीटर है, V1 आपका 10 लीटर है, तो है ना, तो उसको कर लो ना 2.303 एन आर लॉग बेस 10 और लॉग 10 कितना आ जाएगा 1, तो 2.303 एन इंटू आर। ठीक है, कैलकुलेट करने पे 8 का आंसर कितना आएगा, 8 का आ रहा है आपका बी। ठीक है, चलिए देन क्वेश्चन नंबर 9, 2 moles of an ideal gas is expended isothermally and reversibly 1 liter to 10 liter। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल आपका एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क रिवर्सिबल कितना होता है बेटा, -2.303 nRT log V2/V1। वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाल लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन में। ठीक है, तो 9th का आंसर आपका सॉल्व करके आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, एंथैल्पी चेंज, ओहो हो सॉरी, मुझे लगा कि वर्क डन निकालना है, ध्यान से क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं। अच्छा, एंथैल्पी चेंज पूछा गया है, ओके 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 ओके, तो वर्क डन तो अगर निकालना हो तो ऐसे निकाल लेते हैं हम ना। तो पॉइंट इज कि सर एंथैल्पी चेंज जीरो कैसे आ गया। देखिए डेल्टा एच कितना होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी वी। यस होता है, बिल्कुल होता है। आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू जीरो हो गया, यस जीरो हो गया। एंड डेल्टा ऑफ पीवी, आइसोथर्मल के लिए पीवी भी कांस्टेंट होता है, तो आइसोथर्मल में जब पीवी कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा ऑफ पीवी भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो डेल्टा एच भी क्या आ गया, जीरो। तो यहां से ये वाला भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 5 मोल ऑफ अ गैस इज पुट थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस। ओके, हम पहले ए से बी पे जा रहे हैं, जो कि क्लियरली दिख रहा है, ये वॉल्यूम है तो ये आपका, ये वॉल्यूम है तो ये आपका आइसोकोरिक है ना, तो ये वाला आपका आइसोकोरिक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। एंड C2A आपका टेम्परेचर है तो ये आइसोथर्मल है, तो C2A आपका आइसोथर्मल आ गया। ये देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में क्या है, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, ये कब होती है, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट पे। चार्ल्स लॉ ये बोलता है ना, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये कांस्टेंट प्रेशर वाला ग्राफ है, तो ये आइसोबार है, इट्स आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, सिंपल। ये तो स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन हो गया था। देन क्वेश्चन नंबर 11, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 20 ml of 0.5 molar NaOH is mixed with 100 ml of 0.1 molar HCl। ठीक है, अगर वो X है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा। चलिए देखिए बेटा, आपके पास HCl के मिलीमोल कितने हैं, HCl के मिलीमोल, मिलीमोल कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो मोलैरिटी आपकी 0.5, वॉल्यूम है 20 मिलीलीटर, तो ये आ गया आपके 10 मिलीमोल। ठीक है, मतलब 10⁻⁻² मोल। ओके, और बेटा मिलीमोल ऑफ NaOH कितने हैं आपके पास, वो भी इतने ही हैं, क्योंकि ये आपके 0.1 इंटू 100 है, तो ये भी आपके 10⁻⁻² मोल। तो बेटा अगर दोनों के 10⁻⁻², 10⁻⁻² मोल के रिएक्ट करने से x किलो जूल हीट निकल रही है, तो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो तो पर मोल होती है ना यार। तो अगर 0.01 मोल के लिए हमारे पास x किलो जूल निकल रहा है, तो 1 मोल के लिए कितना आ जाएगा, 100x। ठीक है, और क्योंकि वो एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक होगा, तो ऑप्शन ए, सिंपल। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, a plot of natural log k against 1/t abscissa is expected to be straight line with the intercept on ordinate axis equal to natural log k versus 1/t। ओके, natural log k वाला कौन सा ग्राफ। अब देखो, अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद ना आए तो ऑप्शंस को देख के थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऑप्शन में डेल्टा एस दिया है, आर दिया है, क्या क्या किया हुआ है, ये कहाँ से इस तरह का फॉर्मूला मेरे को आ सकता है कि नेचुरल लॉग के भी हो मेरे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 टेम्परेचर भी आ रहा है मेरे पास, डेल्टा एस भी आ रहा है, तो मुझे पता है कि के के साथ जो रिलेशन है वो तो डेल्टा जी का होता है। ठीक है ना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम, राइट, ये पता है हमने। और डेल्टा जी नॉट को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग के।
ओके, अब इन्होंने क्योंकि नेचुरल लॉग लिया हुआ है यहाँ पे ना, यहाँ नेचुरल लॉग है, तो 2.303 को उड़ा देते हैं हम। ओके, जस्ट राइट माइनस आर टी एंड नेचुरल लॉग के। तो नेचुरल लॉग टेक के का 1 अपॉन टेम्परेचर के साथ, तो ठीक है, टेम्परेचर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो नेचुरल लॉग के आपके पास आ जाएगा, माइनस आर भी वहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, तो डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन। और इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, एक्स तो आपका 1 अपॉन टेम्परेचर आ गया, स्लोप कितनी आ जाएगी, तो m आ जाएगा आपका माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, और c आ जाएगा डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। ठीक है, तो इंटरसेप्ट पूछा आपको, तो डेल्टा एस नॉट अपॉन आर, तो बी ऑप्शन। ठीक है, 12th का बी आना चाहिए, लेट मी कंफर्म, यस 12th का बी ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन से भी आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, the enthalpy of vaporization of benzene is 35.3 kilojoule per mole at its boiling point. Okay, delta H vaporization आपको दिया गया प्लस 35.3 किलोजूल पर मोल, है ना, बॉइलिंग पॉइंट उसका 80 डिग्री सेल्सियस पे आता है, फाइन। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ वेपर टू लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बोल रहा है कि लिक्विड से वेपर नहीं, वेपर से वापस लिक्विड पे, वेपर से वापस लिक्विड पे जब ये आएगा तब डेल्टा एस कितना होगा। तो एक काम करते हैं, लिक्विड से वेपर का निकाल लेते हैं, या चलो छोड़ो, लिक्विड से वेपर को छोड़ो, लिक्विड से जब वेपर में गया तो एब्जॉर्ब कर रहा था डेल्टा एच, तो पॉजिटिव था, तो ये वैल्यू पॉजिटिव थी। अब उस प्रोसेस को मैं रिवर्स कर दूं तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एस होता कितना है, डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस एंड डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पे, उसको केल्विन में ले लो। ठीक है, एंड डेल्टा एच की वैल्यू माइनस 35.3 आएगी। तो एंट्रोपी चेंज जो आपका ना वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम वेपर से वापस लिक्विड में जा रहे हैं, वेपर इज मोर डिसऑर्डर्ड, वहां से लिक्विड में जा रहे हैं, तो एंट्रोपी घटेगी, तो डेल्टा एच जो भी आएगा वो नेगेटिव आना है। ठीक है, तो आपका बी और सी तो आंसर हो ही नहीं सकते, तो कैलकुलेट करके आप करेंगे तो 13 का आंसर कितना आना चाहिए, लेट मी चेक, 13 का आंसर आ रहा है ए। ठीक है, बस आपको यहां से ये सॉल्व करना था। तो ये ध्यान रखना था कि जो आपको डेटा इनिशियली दिया गया था वो वेपराइजेशन का था, पर जो डेल्टा एस पूछा है वो उसके लिक्विफिकेशन का है, कि वेपर को वापस आप लिक्विफाई कर रहे हैं। तो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक विच वन इज द करेक्ट। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू वर्क, देखो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस वर्क, आइसोथर्मल में डेल्टा U 0, तो Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन होता है ना यार, तो फर्स्ट वाला तो सही नहीं हुआ। ठीक है, सेकेंड आइसोकोरिक में डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q, आइसोकोरिक में डेल्टा U इज इक्वल टू Q ना, क्योंकि डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस PdV, आइसोकोरिक में PdV 0 हो जाएगा, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q, माइनस तो नहीं आएगा, तो ये भी सही नहीं है। एंड adiabatic के लिए डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन, नॉट माइनस ऑफ वर्क डन। फॉर साइक्लिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, यस, साइक्लिक में डेल्टा U 0 हो जाता है, तो Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, तो डी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ क्रिप्टन ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, जब भी कोई चीज एडजॉर्ब होती है तो वहां पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो डेल्टा एच लेस देन 0 आएगा, ये वाली सही बात, सी ऑप्शन आपका गलत हो गया, बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, और कुछ चीज ऊपर घूम रही थी वो नीचे आके सेटल हो गई, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी ना यार, पहले वो घूम पा रहा था, अब वो नीचे आके सेटल हो गया, अब उसकी मूवमेंट ज्यादा नहीं हो सकती, तो डेल्टा एस भी क्या आएगा उसमें, नेगेटिव आएगा, तो 15 का आंसर ए। ये आपने सरफेस केमिस्ट्री में 12th में पढ़ते भी यहाँ पे इसको, इसके बारे में डिटेल में। देन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन डेल्टा जी नेगेटिव आपको दिया, मतलब ये आपका स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, मतलब ये ए प्लस बी आराम से आपको सी प्लस डी बना के दे रहे हैं। तो रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली नॉन फिजिबल, गलत। एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, एंट्रोपी चेंज के बारे में देखो, 2 मोल रिएक्टेंट में थे गैस के, 2 मोल प्रोडक्ट में बन रहे हैं, तो एंट्रोपी चेंज के बारे में तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते ना यार, नंबर ऑफ मोल में तो कोई चेंज आया नहीं। हाँ, अगर आप लिक्विड से वेपर में जाओ तो एंट्रोपी बढ़ती है, या वेपर से लिक्विड में जाओ तो घटती है, पर अगर गैस के यहाँ पर भी 2 मोल है, यहाँ पर भी 2 मोल है, तो आई थिंक एंट्रोपी को लेकर उतना क्लियर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है।
ठीक है, कि नेगेटिव है, कि घट रही है। ठीक है, रफली मैं बोलता हूँ कि डेल्टा एस रफली 0 रहेगा क्योंकि कोई खास चेंज नहीं आया, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1। और देखो डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है मतलब फेवरेबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के। तो डेल्टा जी ही जब नेगेटिव हो जाएगा तो के कितना आएगा फिर? के हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1 यार, ऑब्वियस ही बात है, तभी जाके ये इक्वेशन आपकी होल्ड करेगी, है ना। द रिएक्शन शुड बी इंस्टेंटेनियस, नहीं, रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस। स्पीड कितनी उसकी ज़्यादा है, इंस्टेंटेनियस का मतलब एकदम से हो गया। थर्मोडायनेमिक्स कभी भी स्पीड के बारे में जानकारी नहीं देता आपको, ओके। 17th क्वेश्चन, एट a certain reaction has a delta H of 12 kilojoule endothermic है and delta S is equal to 40 joule per Kelvin, the temperature above which the reaction becomes spontaneous। देखिए अब जो एनर्जी वाला फैक्टर है वो आपका एंडोथर्मिक है, वो फेवरेबल नहीं है, पर जो एंट्रोपी वाला फैक्टर है वो फेवरेबल है, वो पॉजिटिव है आपका। तो ऐसे केस में क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में जो डेल्टा एच है ये आपका पॉजिटिव है और ये पूरा फैक्टर मिला के नेगेटिव है, माइनस टी डेल्टा एस, क्योंकि टी भी पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है तो माइनस साइन है बाहर, तो ये पूरा फैक्टर मिला के नेगेटिव है। तो हम चाहते हैं कि नेगेटिव वाला फैक्टर बड़ा हो ताकि वो पॉजिटिव को कैंसिल आउट करके फिर डेल्टा जी को नेगेटिव करे। तो वो तभी होगा जब टेम्परेचर की वैल्यू हाई होगी, तो टेम्परेचर शुड बी हाई। किससे हाई? जब डेल्टा जी 0 होता है ना, जिस टेम्परेचर पे, उससे हाई। तो डेल्टा जी 0 होने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे डेल्टा जी 0 हो जाता है, तो इससे बड़ा होना चाहिए टेम्परेचर, बस। तो कर लो यार, उस टेम्परेचर को निकाल लो उससे ऊपर, तो टेम्परेचर शुड बी अबव। हाँ, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस करके कैलकुलेट कर लो। 17 का आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन, 300 केल्विन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18, at constant external pressure of 1 atm 4 mole of a metallic oxide undergo complete decomposition। constant external pressure आप लगा रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर का एंड 4 मोल मेटेलिक ऑक्साइड जो आपका वो कंप्लीटली डिकम्पोज कर जा रहा है 227 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 500 केल्विन, इन एन ओपन वेसल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन द वर्क डन बाय द सिस्टम। ओपन वेसल में वर्क डन कैसे आएगा? देखो अगर ओपन वेसल में, मान लीजिए ये आपका ओपन वेसल है, ठीक है, यहाँ पर आपने जो भी ये सॉलिड रखा था ये धीरे धीरे डिकम्पोज किया, जैसे ही डिकम्पोज किया वहाँ से गैसेज निकली, गैसेज क्या करेंगी, बाहर जो एटमॉस्फेयर उसको पुश करेंगी, उस पुश करने में वर्क डन होगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है ना, ये बाहर जाएगी। देखिए अब उन्होंने बोला 4 मोल ऑक्साइड है, 2 मोल ऑक्साइड से 1 मोल O2 बनता है, 2 मोल ऑक्साइड से 1 मोल O2 बनता है, तो 4 मोल ऑक्साइड से कितना बनेगा, 2 मोल O2 बनेंगे, तो 2 मोल O2 गैस इज प्रोड्यूस्ड, ओके। तो वर्क डन कितना आता है, वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, V2 माइनस V1, ठीक है, ओके। फाइनल, अब देखो जो गैस एक्सपैंड कर जाएगी, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा उसका, काफी ज्यादा होगा यार, होगा कि नहीं होगा, है ना, फाइनल वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, और इनिशियल वॉल्यूम जो था V1 दैट विल बी वेरी लेस। इनिशियल तो जस्ट जनरेट हुई थी गैस, है ना, फिर धीरे धीरे फैलती गई निकल गई, बाहर निकल गई, क्योंकि ओपन वेसल था तो बाहर निकल जाएगी। तो V2 माइनस V1 को रफली मैं V2 लिख सकता हूँ, क्योंकि V1 इज निग्लिजिबल, और PV इज इक्वल टू NRT के बेसिस पे फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, NRT अपॉन P, तो यह आ जाएगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू NRT अपॉन फाइनल प्रेशर। तो वो गैस कब तक एक्सपैंड करती रहेगी, जब तक वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती, जब तक उसका प्रेशर भी P एक्सटर्नल के बराबर नहीं हो जाता, मतलब एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो मतलब माइनस NRT, और नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2, तो मतलब -2 इंटू, अब आपको R की वैल्यू 8.314, 8.3 ले लो उसको, और टेम्परेचर आपका कितना है 500 केल्विन, ठीक है। तो 83 माइनस 8.3 आना चाहिए, सी ऑप्शन, 18th का लेट मी चेक, यस सी ऑप्शन है ना। 500 गुना 2 1000 हो गया, 1000 गुना 83 मतलब 8.3 कितना हो जाएगा, 8.3 किलो जूल, क्योंकि जो हम निकाल रहे जूल में निकाल रहे थे, राइट, बस। 19th क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर दिस रिएक्शन, N2O4 डिकम्पोज कर रहा है 2NO2 में
इसके लिए जो आपका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा जी नॉट, ठीक है, ये कितना है? ओके 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, तो डेल्टा जी नॉट होता कितना है? -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 0.15 दिया हुआ है, ठीक है, तो के की वैल्यू 0.15 दी हुई है, बाकी वैल्यू पुट करो, टेम्परेचर आपको दिया 298 केल्विन, वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकल जाएगा। ओके चलिए, तो 19 का आंसर कितना आना चाहिए? कैलकुलेट करने के बाद शुड बी बी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट ए गिवन टेम्परेचर। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, नॉन फेवरेबल, मैंने कहा था ना एनर्जी घटनी चाहिए, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, तो एनर्जी बढ़ रही है और एंट्रोपी घट रही है, ये तो बेटा कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, कभी भी नहीं, तो क्योंकि दोनों चीजें ही अगेंस्ट हैं, दो फैक्टर थे, दोनों अगेंस्ट काम कर रहे हैं। डेल्टा एच इज नेगेटिव, एनर्जी घट रही है और एंट्रोपी बढ़ रही है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, दोनों फैक्टर सपोर्ट में है, तो बी ऑप्शन, ठीक है, तो कुछ भी टेम्परेचर ले लो हाई ले लो, वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, 20 का बी आएगा। क्वेश्चन 21, आइडेंटिफाई द स्टेट क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। स्टेट फंक्शन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क, क्यू प्लस वर्क आपका स्टेट फंक्शन है। देन क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट फेवरेबल फॉर द फिजिबिलिटी? डेल्टा एच पॉजिटिव, टी डेल्टा एस पॉजिटिव, टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच। ओके, तो डेल्टा देखो एच माइनस टी डेल्टा एस में दोनों पॉजिटिव हैं, पर टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो बाहर नेगेटिव साइन होने की वजह से वो ओवरऑल बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, तो डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। तो ये तो डेल्टा जी नेगेटिव दे रहा है तुम्हें, इसमें तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, पर उन्होंने बोला कि नॉन फेवरेबल होना, नॉट फेवरेबल फिजिबिलिटी के लिए। सेकेंड, एनर्जी घट रही है, एंट्रोपी टी डेल्टा एस बढ़ रहा है। ओके, एनर्जी घट रही है, नेगेटिव है, वो वाला पॉजिटिव है, तो पूरा नेगेटिव, ये भी ऑलवेज, इसमें भी डेल्टा जी नेगेटिव, सेकेंड वाले में हमेशा स्पॉन्टेनियस रहेगा। थर्ड में एनर्जी घट रही है, टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, टी डेल्टा एस वैल्यू कम है, तो ये भी डेल्टा जी आपका नेगेटिव आएगा इसमें भी। लास्ट वाले में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और डेल्टा एच बड़ा है, यहाँ पर आपका डेल्टा जी आ जाएगा पॉजिटिव, और वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, तो डी ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक दैट वाज प्रीटी सिंपल। Question 23, 2.1 gram of iron combines with sulfur evolving 3.77 kilojoule, the heat of formation of FeS, तो Fe plus S gives you FeS, इसमें डेल्टा H आपका 3.77 माइनस, इवॉल्व कर रहा ना, निकल रही है, तो माइनस 3.77 किलोजूल, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो ये तो आपका 2.1 ग्राम ऑफ आयरन के लिए है, 2.1 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है, अगर 1 मोल आयरन कंबाइन करेगा तो 56 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मोल निकालना है, तो 2.1 ग्राम आयरन के लिए 3.77 किलोजूल निकला है, तो 56 ग्राम आयरन के लिए कितना निकलेगा? ठीक है, कितने किलोजूल कैलकुलेट करके देखो, आई थिंक आराम से आ जाना चाहिए 23 का, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, नेगेटिव आएगा आंसर, क्यों? क्योंकि इवॉल्व हो रहा है, डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, हीट निकल रही है। क्वेश्चन 24, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 2 ग्राम एटम्स ऑफ 2 ग्राम एटम्स, एक होता है 2 ग्राम एटम्स ऑफ, है ना, 2 ग्राम एटम का मतलब होता है 2 मोल, मतलब 2 मोल अमोनिया, सॉरी एल्यूमिनियम, 2 मोल एल्यूमिनियम को हीट कर रहे हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस पे, चेंज इन एंट्रोपी, अच्छा T1 T2 आपको दिया हुआ है, द एटॉमिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन, Cp आपको इतना दिया हुआ है, तो आई थिंक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, है ना। अब Cp आपको कांस्टेंट नहीं है, Cp भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट दिया हुआ है, तो मैं सीधा एक फॉर्मूला लगा के इसमें Cp की फिक्स्ड वैल्यू दी हो वो नहीं कर सकता, क्योंकि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे इसको हीट कर रहे हैं लगातार हम, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, Cp को फिक्स नहीं ले सकते आप, क्योंकि इट्स अ वेरिएबल क्वांटिटी, यहाँ पे टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है वो। तो डेल्टा एस कैसे निकालते हैं? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, यस, एंड अब क्या करेंगे, क्यू कितना होता है, क्यू आपका कितना निकल जाता है, अगर आपका डेल्टा टी दिया है तो आप क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, है ना, सी कितना आता था
डी क्यू अपॉन डी टी या एम डी टी। अगर 2 ग्राम एटम दिए हुए हैं, अब ये नहीं मेरे को समझ आ रहा 2 ग्राम एटम को इन्होंने 2 ग्राम एटम्स हैं या 2 ग्राम एटम है, इकट्ठा लिखा है कि क्या है, 2 मोल है या फिर 2 ग्राम एटम्स हैं, है ना। दैट इज वेयर द कंफ्यूजन इज। तो उनको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे। सी इज इक्वल टू सी पी आ जाएगा यहाँ पे, तो क्यू आ जाएगा सी पी डी टी। अगर मास दिया है तो एम सी पी डी टी, और अगर नंबर ऑफ मोल है तो एन सी पी डी टी। ठीक है, तो डी एस इज इक्वल टू एन सी पी डी टी अपॉन टेम्परेचर। तो टोटल एंट्रोपी कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। हाँ, तो ये फिर आई थिंक तब ये आके सॉल्व हो जाएगा आराम से, क्योंकि सी पी आपको वेरिएबल दिया हुआ है टेम्परेचर की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा एन इंटू सी पी कितना आ जाएगा 5.006 प्लस 0.0026 टी डिवाइड बाय टी डी टी। ये इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका 25 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में लेना। ठीक है, इसको डिग्री सेल्सियस में मत लेना, केल्विन में, मतलब 298 से लेके 873, इसको लिख के लो 298 केल्विन से लेके 873 केल्विन तक। बस इसको सॉल्व करो और इसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, तो ऐसा ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि सीपी की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट नहीं थी, आप तो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा पाए, आपको इंटीग्रेट करना पड़ा। 24 का आंसर कितना है, चेक आंसर सी ऑप्शन है। ओके, देन क्वेश्चन 25, सेल्सियस और फ़ारेनहीट स्केल्स बराबर कब होते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। आई थिंक दिस इज फैक्ट जो बचपन में तुम लोगों ने पढ़ा होता है कि दोनों स्केल कब मैच करती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 26, विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ओके, देखिए, it is impossible for a cyclic process to transfer heat from a system at a lower temperature to one at a higher temperature, okay, without converting some work to heat. Okay, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस आपका हो रहा है ना। तो बोल रहा है कि इम्पॉसिबल है कि अगर हम हीट लोअर टेम्परेचर पर, अरे यार फ्रिज वाला फंडा, फ्रिज में क्या कर रहे हो तुम, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर वैसे भी लो है और बाहर का हाई है, फिर भी तुम अंदर से हीट और निकाल के बाहर फेंक रहे हो, तो तुम ठंडी जगह से हीट निकाल के बाहर फेंक रहे हो, उस प्रोसेस में वर्क तो करना पड़ रहा है ना तुम्हें कुछ, है ना। एसी भी वही काम करता है। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ सिस्टम एट अ लोअर टेम्परेचर टू वन एट अ हायर टेम्परेचर विदाउट कन्वर्टिंग सम वर्क टू हीट। कुछ जो वर्क होगा वो आपका हीट में वहां पर कन्वर्ट भी होगा, कुछ जो आपका वर्क डन करोगे ना दैट विल ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये तो सही लग रहा है। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। हीट को कर सकते हो, 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज अलाउड। 100% हीट से 100% वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओह सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल गलत बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया मैंने। हाँ, 100% वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वर्क इज अ हायर ग्रेड एनर्जी, हीट इज अ लोअर ग्रेड एनर्जी। तो हायर ग्रेड एनर्जी को कंप्लीटली लोअर ग्रेड में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर उल्टा नहीं होता। मतलब 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए तो हमारे जो इंजन हैं गाड़ियों के, वो 100% एफिशिएंसी पे कभी भी नहीं जा सकते। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग चेंजेस एल्सवेयर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। Every perfect machine working reversibly between the same temperature of source and sink has the same efficiency whatever be the nature of substance used. हाँ, मतलब बोला कि कोई मशीन है, सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर अगर सेम है, तो बीच में वर्किंग फ्लूइड क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, एफिशिएंसी वही होगी, क्योंकि एफिशिएंसी आपका T1 T2 पे डिपेंड करता है, वर्किंग फ्लूइड क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये भी सही है। हीट इंजन कैन बी मेड 100% एफिशिएंट, ये अभी तो स्टेटमेंट बोली मैंने कि 100% एफिशिएंट कभी भी नहीं हो सकते। देन क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। क्यू प्लस वर्क, ये तो है, क्यू नहीं है, वर्क भी नहीं है, 2 and 3 नहीं है। ठीक है, जी इज इक्वल एच माइनस टी एस, ये तो आपका जी आ गया, ये तो है। तो 2 and 3 नहीं है, डी ऑप्शन। ठीक है, 27 का डी आ गया। ओके, देन क्वेश्चन 28, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड एंड बेसिस इज नियरली सेम। जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं ना तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलमोस्ट बराबर होती है। HCN एक वीक एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ दोनों स्ट्रॉन्ग है बी में, और HCl एंड NaCl तो सॉल्ट है आपका,
ठीक है, उसमें क्या ही होगा, ठीक है। देन अच्छा तो कुछ गड़बड़ कर दिया उन्होंने। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स एंड बेसिस इज नियरली सेम्स, व्हाट इज दिस सेम्स, अरे ऑप्शन देते हैं ना यार, ए एंड बी, सी एंड डी, कुछ ऐसा करके, ये तो एक ही एसिड बेस का पेयर हुआ। हाँ कुछ यहाँ गड़बड़ करा है, क्वेश्चन को काट दो, कुछ गड़बड़ घोटाला है इसमें। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू तब हो जाएगा जब वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। वर्क डन कब जीरो होता है, जब PdV जीरो हो जाएगा। कब, जब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है, देन Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट कब हो जाएगा, O2D में, ठीक है, बी ऑप्शन 29 का बी, आइसोकोरिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम के साथ, तो पहला तो सही है। और del H by del P at constant temperature is equal to 0, ओके। देखिए DH इज इक्वल टू NCP/dt, अब N को भी ले लो 1, ठीक है। तो DH by dt इज इक्वल टू CP, ये आता है। तो DH by, अच्छा रुको यार, हाँ DH by डेल्टा P करना था ना, हाँ डेल्टा T नहीं करना है, डेल्टा P करना है, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। DH इज इक्वल टू DU प्लस D ऑफ PV, राइट, ठीक है। और टेम्परेचर जब कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे DU आपका जीरो हो जाता है, तो DH बचा आपका सिंपल PdV प्लस VdP, यस। अब उसमें DH बाय डेल P एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम का तो कुछ करना पड़ेगा ना यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट में, ओ अच्छा हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV कांस्टेंट हो गया तो ये भी जीरो हो गया, यस ये गया, ठीक है। तो अगर DH जीरो ही हो गया, मतलब एंथैल्पी में कोई चेंज आ नहीं रहा, मतलब H आपका कांस्टेंट है, तो हाँ ठीक है। तो अब आप del H बाई del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखोगे तो इसका मतलब हुआ कि चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कितना आएगा। अब यहाँ पर जो कि DH आपका जीरो आ रहा है तो मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको तुम प्रेशर चेंज करो वॉल्यूम चेंज करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आपका जीरो आ जाएगा, दैट इज करेक्ट। तो सेकेंड वाला भी आपका करेक्ट हो गया। सी वाला del T अपॉन del P एट कांस्टेंट H इज इक्वल टू जीरो, अभी उल्टा के टेम्परेचर का H के साथ रिलेशन है, टेम्परेचर का P है और H उसमें कांस्टेंट लिया हुआ है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जहां पर हमारा del T आएगा और del P भी है और कहीं ना कहीं एंथैल्पी भी इन्वॉल्व है, TdS SdT PdV, कौन सा फॉर्मूला सोचो जरा, टेम्परेचर भी है और वो भी dt की फॉर्म में है। dt कहाँ कहाँ आता है, ds इक्वल क्यू अपॉन टी आता है, उसमें भी नहीं है। NCP dt वहाँ पे आता है, DH DH इक्वल टू NCP dt आएगा, CP का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। चलो इसको ऐसे नॉर्मल समझते हैं, फॉर्मूला से नहीं करना, नॉर्मल समझने की ट्राई करते हैं कि एंथैल्पी अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर चेंज करने पे टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा। अगर एंथैल्पी कांस्टेंट है तो आपका DH इज इक्वल टू DU प्लस D ऑफ PV, ये ज़ीरो है क्योंकि एंथैल्पी कांस्टेंट है, तो DH ज़ीरो, तो DU प्लस D ऑफ PV। तो प्रेशर चेंज करने से टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी, तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, आई नीड टू चेक इट आउट, क्योंकि मैंने भी ये
देखा नहीं। चलो तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट कि इन्होंने किस उसके बेसिस पे इसको किया हुआ है। अभी क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते। नहीं क्लिक कर रहा है, नेक्स्ट पे आओ, ठीक है। आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस नाउ। ये काम करते चलो, लेट मी कम अप विद द एक्सप्लेनेशन एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 to 45, राइट? ठीक है, चलिए, ओके देन।